हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, निफ्टी एक बार फिर 22,000 के ऊपर है। पिछले कुछ टाइम से हम एक पैटर्न देख रहे हैं। मार्केट में एक नेगेटिव न्यूज़ आती है, मार्केट में शार्प फॉल हमें देखने को मिलता है कुछ दिनों तक, और फिर उसके बाद वापस से रिकवरी होकर मार्केट ऊपर चला जाता है। तो आखिर मार्केट में हो क्या रहा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है और इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही शॉर्ट टर्म में मार्केट का क्या आउटलुक रह सकता है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जो की फैक्टर्स है जो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, खास करके हमारे मार्केट्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहली चीज ग्लोबल मार्केट्स, दूसरा एफआईआई और डीआईआई क्या कर रहे हैं, किन स्टॉक्स में वो काम कर रहे हैं, और तीसरा लार्ज कैप्स में क्या हो रहा है। इन तीनों चीज़ों को अगर आप समझ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो आइए एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप ग्लोबल मार्केट्स की न्यूज़ ट्रैक कर रहे हैं, फंडामेंटल्स ट्रैक कर रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर नेगेटिव डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन मार्केट्स की हर न्यूज़ को मार्केट इग्नोर कर रहा है और उसको इग्नोर करके वापस न्यू हाइज पे चला जा रहा है। तो मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ क्या है? पहली चीज़ तो है कि जो रिस्क ऑफ रिसेशन है, जो रिसेशन का डर था, वो अब सही साबित होता हुआ दिख रहा है। अभी हम रिसेंट कुछ दिनों की बात करें तो हमें सुनने को मिला, पढ़ने को मिला कि जापान रिसेशन में चला गया, अनएक्सपेक्टेडली रिसेशन में चला गया। और कल की खबर है कि यूके भी ऑफिशियली रिसेशन में है। तो रिसेशन दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जब 2 क्वार्टर पे जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन होता है या फिर 3 क्वार्टर तक अगर कंजम्पशन में फॉल होता है तो उसे रिसेशन, ऑफिशियली टेक्निकली रिसेशन कहा जाता है। तो यूके रिसेशन में है, जापान भी रिसेशन में है। तो लेकिन अगर आप देखें तो मार्केट्स इन दोनों रिसेशन की न्यूज़ को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा है। उनके मार्केट्स पे इग्नोर कर रहे हैं, हमारे मार्केट्स पे इग्नोर कर रहे हैं। जहाँ तक यूएसए की बात है तो यूएसए में जो क्या रिसेशन आएगा, इस सवाल पर लोग बटे हुए हैं। अगर आप इकोनॉमिस्ट की बात करेंगे जिन्होंने पिछले रिसेशंस को सक्सेसफुली प्रेडिक्ट किया, ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट की अगर आप मानेंगे तो वो कहते हैं कि रिसेशन इज इनएविटेबल। अभी लेटेस्ट जो उनका फोरकास्ट है कि मिड ऑफ द ईयर तक रिसेशन आएगा। हालांकि रिसेशन का जो फोरकास्ट लास्ट ईयर के एंड तक किया गया था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा डिले है और मिड ईयर तक आएगा। वहीं अगर आप फंड मैनेजर्स की बात सुनेंगे तो वो कह रहे हैं रिसेशन आने के 20% सिर्फ चांस है, जबकि जो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं वो 60 to 80% चांस कह रहे हैं कि रिसेशन आएगा, क्योंकि वो फंडामेंटल्स को देखकर बात करते हैं, फंड मैनेजर्स लिक्विडिटी देखकर बात करते हैं। तो फंड मैनेजर्स का मानना है कि रिसेशन आने की संभावनाएं कम है, इसीलिए वो लगातार बाइंग कर रहे हैं और मार्केट्स रिसेशन के रिस्क को अवॉइड कर रहा है। बाइंग करना उसकी मजबूरी है क्योंकि उनके पास लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है और उस लिक्विडिटी का इस्तेमाल उन्हें करना है, न सिर्फ अपने मार्केट्स में खरीदना है बल्कि वो इमर्जिंग मार्केट्स, खास करके इंडिया और ताइवान जैसी कंट्रीज़ में भी उनको पैसा लगाना है। तो पैसा आ रहा है तो मार्केट्स उस न्यूज़ को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा है। लेकिन जो भी हो, अगर 2 वर्ल्ड की लीडिंग कंट्रीज़ रिसेशन में आ चुकी हैं तो इस रिस्क को पूरी तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट्स में क्या रिस्क है, जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बनती जा रही है, दोस्तों मैं उन चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन अब लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि लोग कह रहे हैं कि पुतिन अब वेस्ट के साथ डायरेक्टली पंगा लेने के मूड में है। तो क्या अगर वो वेस्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आता है तो क्या ये एक फ्रेश टर्मोइल क्रिएट करेगा, तो वहाँ पर भी रिस्क है। तीसरी चीज़, अगर आप रेट्स की बात करें तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक था कि यूएसए में फेड फर्स्ट क्वार्टर से रेट्स को गिराएगा, लेकिन अब उसकी होप्स भी वो ख़त्म हो गई हैं और फेड ने भी कहा है कि हम किसी तरीके की जल्दीबाजी में नहीं है रेट्स को कट करने के लिए। साथ ही अभी रिसेंट जो उनके इन्फ्लेशन का डेटा आया है उसमें वो कहते हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा हाई आया है और इसकी वजह से रेट्स कट की संभावनाएं भी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ग्लोबल मार्केट्स को अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स नहीं है फंडामेंटल्स के फ्रंट में। साथ ही दोस्तों ध्यान रहे कि कंजम्पशन न सिर्फ इंडिया में बल्कि यूरोप और अमेरिका में भी डाउन है। तो ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशंस
पॉजिटिव नहीं है। अब अगर एफआईआई डीआईआई रिटेल की बात करें तो वहां पर क्या हो रहा है? पिछले साल जो है काफ़ी ज़्यादा एफआईआईज ने बाइंग की, मार्केट्स को वो खींचकर 21,000 22,000 तक ले गए, लेकिन अब इस साल वो सेलिंग मोड में आ गए हैं। सेलिंग की क्या वजह है वो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, और काफ़ी ज़्यादा वो सेलिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में सेलिंग कर रहे हैं और एचडीएफसी बैंक में खास करके सेलिंग कर रहे हैं। तो 2024 में उन्होंने करीब 32,000 करोड़ की सेलिंग अब तक कर डाली है जनवरी के महीने तक। वहीं डीआईआईज ने मार्केट को बचा लिया है, 40,000 करोड़ के करीब उन्होंने पंप किया, तो एफआईआई की पूरी सेलिंग को उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। तो वो माल बेचकर निकलना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड्स वाले उन्हें खरीद करके एग्जिट दे रहे हैं। तो ये डेटा देखकर मैं इसको ऐसे ही इंटरप्रेट करूंगा। आइए अब देखते हैं कि म्यूचुअल फंड जो इतनी खरीदारी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो अगर हम म्यूचुअल फंड का डेटा देखें तो जनवरी के महीने में म्यूचुअल फंड्स ने करीब 50,800 करोड़ की इनफ्लो इक्विटी फंड में आया। अब ये इनफ्लो है, ऑब्वियसली आउटफ्लो भी गया होगा, तो 50,000 करोड़ का नेट इनफ्लो आया इक्विटी फंड में। यहां पर सिर्फ बात कर रहा हूं मैं, डेट वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। 7% जंप इन एसआईपी, सिप में 7% जंप आया है। 18,000 करोड़ का सिप का फिगर आया है। अब ये तो ये 50,800 करोड़ का जो ये डेटा है ये खास क्यों है? क्योंकि ये हाईएस्ट एवर इनफ्लो है इक्विटी फंड में। तो इतना सारा पैसा इक्विटी फंड में आ रहा है, किसका पैसा है? आपका पैसा है। आप जो सिप्स करते हैं, जो म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, उसका पैसा है। 7% जंप इन एसआईपी, 18,000 करोड़ की सिप्स वो कर रहे हैं। हाईएस्ट इनफ्लो इन लार्ज कैप। तीसरी खास बात क्या है कि लार्ज कैप में काफी सारा पैसा आ रहा है, और 4 महीने के बाद ऐसा हुआ है कि लार्ज कैप में जो इनफ्लो हो रहा है वो मिड कैप और स्मॉल कैप से ज्यादा है। तो लार्ज कैप में करीब 3,700 करोड़ जो इनफ्लो हुआ है, और वहीं स्मॉल कैप में करीब 3,060 करोड़ हुआ है। तो अगर आप ट्रेंड देखें तो अब बदलता हुआ दिख रहा है। पिछले साल लार्ज कैप्स डाउन थे और स्मॉल कैप्स मिड कैप्स अप थे, पैसा वहाँ जा रहा था, वहाँ पे ज़्यादा उन फंड्स में ज़्यादा पैसा जा रहा था। अब वो ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, लार्ज कैप में ज़्यादा पैसा आ रहा है। तो 50,800 करोड़ का इक्विटी फंड में जो इनफ्लो आया है, तो करीब करीब 30,000 करोड़ का आउटफ्लो भी हुआ है। तो नेट 21,000 करोड़ का नेट इनफ्लो इक्विटी फंड्स में आया है। तो क्लियरली मार्केट को कौन बचा रहा है? म्यूचुअल फंड बचा रहा है। म्यूचुअल फंड में किसके पास पैसा है? आपका पैसा है। तो जो मार्केट को गिरने से जो रोक रहा है वो म्यूचुअल फंड ही रोक रहा है। तो जब तक आप म्यूचुअल फंड को पैसे देते रहेंगे तब तक मार्केट्स के गिरने के चांसेस कम है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर एफआईआईज जो बहुत ही जल्दीबाजी में अपना माल बेचना शुरू करें तो तब मार्केट को वो तेजी से गिरा सकते हैं। अब देखिए म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने कहा लार्ज कैप में काफ़ी पैसा आ रहा है। लार्ज कैप ऑब्वियसली लार्ज कैप फंड्स में जब पैसा आएगा तो उन्हें लार्ज कैप ही खरीदना पड़ेगा। तो किन स्टॉक्स को सबसे ज़्यादा वो खरीद रहे हैं? एचडीएफसी नंबर 1। अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों से एचडीएफसी में रिकवरी हुई है, तो जो एचडीएफसी को म्यूचुअल फंड्स डंप कर रहे थे अब वो वापस से खरीदना शुरू किए हैं। जनवरी के महीने में 13,000 करोड़ की उन्होंने बाइंग की है, 88 मिलियन शेयर्स उन्होंने एक्वायर किए। इसके अलावा किस पे खरीद रहे हैं? आरआईएल। दोस्तों आरआईएल न्यू हाइस को टच कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं। एसबीआईएन 1,450 करोड़ की बाइंग की है। कोटक महिंद्रा 2,700 की बाइंग की है। तो जो म्यूचुअल फंड्स जिस रफ्तार से जो निफ्टी के टॉप के जो स्टॉक्स हैं वेटेज के उसको खरीदारी कर रहे हैं जिस तरीके से, उसी की वजह से मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं। तो सेलिंग किस में कर रहे हैं? सेलिंग कर रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक में कर रहे हैं, इन्फोसिस में कर रहे हैं, टाटा मोटर्स में कर रहे हैं, जी में कर रहे हैं, भारतीय एयरटेल में कर रहे हैं, तो इन स्टॉक्स में कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली उनकी बाइंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंडेक्स के टॉप स्टॉक्स में हो रही है, और इसी वजह से मार्केट्स पावर होके ऑल टाइम हाई की तरफ भाग रहा है। वहीं अगर बात करें रिटेल क्या कर रहा है, तो रिटेल
SIP में एक तो कर रहा है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी खुद की इन्वेस्टिंग भी कर रहा है। 40% डिलीवरी वॉल्यूम हो रहा है, विच इज़ क्वाइट हाई रिटेल के पर्सपेक्टिव से बात करें। और पिछले 4 महीनों से लगातार उनका जो डिलीवरी परसेंटेज 40% से ऊपर है। साथ ही एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, रिटेल वाले एक और ख़ास चीज़ इस बार कर रहे हैं काफ़ी सालों के बाद, कि जब भी स्टॉक में गिरावट होती है, देयर बाइंग ऑन डिप्स। तो थोड़ा गिरा खरीद लिया, थोड़ा और गिरा खरीद लिया, थोड़ा और गिरा खरीद लिया, और कभी ना कभी जाके मार्केट्स रिकवर हो रहे हैं, वो ट्रेंड हम देख रहे हैं। और जब वो ऊपर जाता है तो फिर वो बेच भी देते हैं। तो एक स्विंग ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं और इसका फ़ायदा भी उनको मिलता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, ये बात इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि सिमिलर पैटर्न्स हमने पिछले क्रैशेस में भी देखे थे। जब बुल मार्केट के पीक लेवल पर होता है तो वो हर न्यूज़ को इग्नोर करता है, हर फॉल से वापस रिकवर होके वापस न्यू हाइस पे चला जाता है, जिससे इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस आता है और वो और खरीदता है, हर डिप को खरीदता है, हर डिप में ज़्यादा खरीदता है। लेकिन एक बार ऐसा होता है कि जब वो डिप आता है तो वहाँ से रिकवरी नहीं होती है। इसलिए इस स्ट्रैटेजी पर भी अगर आप करते हैं तो करिए, बेशक करिए, लेकिन थोड़ा सा समझ के साथ करिए, क्योंकि हर बार तो मार्केट रिकवरी होके न्यू हाइस को नहीं जाएगा। कभी ना कभी ऐसा होगा कि वो एक तरफा नीचे जाएगा। इसलिए अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करिए और थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट के साथ इस स्ट्रैटेजी पर काम करिए। तो ओवरऑल अगर हम देखें मार्केट में क्या हो रहा है, मैक्रोज आर नॉट सपोर्टिव, फंडामेंटल्स आर नॉट सपोर्टिव, कंपनी परफॉर्मेंस इज नॉट सपोर्टिव, पूरा एक स्पेकुलेटिव ट्रेड चल रहा है, लिक्विडिटी ड्रिवन रैली चल रही है, खास करके मिड कैप, स्मॉल कैप, PSUs में लिक्विडिटी के दम पर स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। USA में भी अगर देखें तो लोग बोल रहे हैं जो AI ड्रिवन स्टॉक्स हैं, जो AI के स्टॉक्स हैं, उनमें जिस तरीके की रैली हो रही है उसे स्पेकुलेटिव रैली की बात कर रहे हैं। लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि 5 साल बाद ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जब .com कंपनीज जब 2000 क्रैश से पहले खुली थी, जिसकी वजह से वो .com रैली हुई थी, उस वक्त भी इसी तरीके की कैलकुलेशंस की जा रही थी कि .com कंपनीज का आगे बोलबाला होगा और दुनिया भर में वो कंपनीज फैल जाएंगी और खूब पैसा कमाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जो भी रैली हो रही है, जिस भी स्टॉक्स में हो रही है, अगर आप देखें, वो अर्निंग्स से ड्रिवन नहीं है, फंडामेंटल से ड्रिवन नहीं है, मैक्रोज से ड्रिवन नहीं है, वो लिक्विडिटी से ड्रिवन है और स्पेकुलेटिव रैली है एक तरीके से कि आगे जाकर ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो फंडामेंटल्स के बेसिस पर इस रैली को फिलहाल जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, रैली जब तक चल रही है तब तक एंजॉय करिए, लेकिन सावधानी के साथ हमें इस मार्केट में बने रहना चाहिए और उतना ही पैसा लगाना चाहिए जितना आप रिस्क ले सके। अब आइए दोस्तों, मार्केट का शॉर्ट टर्म में क्या प्रोजेक्शन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अपने ट्रेडर दोस्तों के लिए एक एनालिसिस शेयर करता हूं और अपना व्यू शेयर करता हूं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले 2 चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहला तो ये डिस्क्लेमर कि जो भी मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ सिर्फ एजुकेट करने के लिए कर रहा हूँ, इस पे बेसिस पर आपको पोजीशंस नहीं बनानी है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरी इस वक्त इंडेक्स में, निफ्टी या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन मैं इस व्यू के हिसाब से पोजीशंस आने वाले दिनों में बना सकता हूं या फिर इंट्राडे में बाइंग या सेलिंग किसी भी साइड पे पोजीशन ले सकता हूं। दूसरी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप ऑप्शन सीखना चाहते हैं, आप ऑप्शन ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हमारे प्रोग्राम्स, ऑप्शन लर्निंग प्रोग्राम क्लब 100 ज्वाइन कर सकते हैं और सिस्टमेटिक तरीके से प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप ऑप्शंस लर्निंग सीख सकते हैं। तो आइए वापस चार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अगर निफ्टी का हम चार्ट देखें तो हमें क्या दिखता है, तो पहली चीज जो आपको देखने को मिलेगी कि मार्केट में एक रेंज बना हुआ है। मार्केट में एक रेंज बना हुआ है, रेंज के बीच में मार्केट स्टक है। तो जब तक इस रेंज के बीच में मार्केट रहता है तब तक हमें बड़ी मूवमेंट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो अभी फिलहाल वो रेंज के अपर एंड पर है। देखना है कि ये ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है कि नहीं जाता है। दूसरी चीज अगर आप देखिए, ये एक डायमंड पैटर्न भी बना रहा है। तो डायमंड पैटर्न कैसा होता है, ये
ये डायमंड पैटर्न बना रहा है। अब ये डायमंड पैटर्न जब ऊपर के लेवल पे बनाता है तो एक शॉर्ट टर्म में फॉल हमें देखने को मिलता है। जब एक फॉल के बाद नीचे बनाता है तो वहां से एक राइज देखने को हमें मिलता है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो यहां पे हमें बियरिशनेस दिख रही है, लेकिन जस्ट बिकॉज एक पैटर्न बन रहा है हम ट्रेड्स नहीं ले सकते। हमें अपनी एंट्री लेवल डिसाइड करनी पड़ेगी, हमें अपना स्टॉप लॉस भी डिसाइड करना पड़ेगा, तभी हम कर सकते हैं। तो अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो यहां पे हमें 2 से 3 दिन के अंदर एक रीजनेबल फॉल देखने को मिल सकता है। और वो फॉल को हमें अगर ट्रेड करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, इस लो को हमें ध्यान में रखना है। ये करीब 20,000, 10 या 15 के आसपास का लेवल है। इससे नीचे अगर प्राइसेस सस्टेन होते हैं तो हमें शॉर्ट साइड का एक बहुत ही शॉर्ट टर्म यानी कि 2 से 3 दिन मैक्सिमम के लिए हम एक ट्रेड बना सकते हैं। और ऑब्वियसली जो इसका स्टॉप लॉस होगा वो ऊपर का होगा। तो इस टेक्निकल डेटा के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि मार्केट्स इज नियरिंग इट्स स्टॉप इन द शॉर्ट टर्म। अब हो सकता है कि वो एक फॉल देके वापस नए हाई को चला जाए, तो वो ट्रेडर के लिए जब उसके टारगेट्स मीट होंगे वो एग्जिट कर लेगा और फिर एक फ्रेश ट्रेड की तरफ जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक एनालिसिस मार्केट में क्या चल रहा है, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस, और साथ ही हमारे ट्रेडर्स दोस्तों के लिए एक शॉर्ट टर्म की एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर की। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और साथ ही अपना व्यू शेयर करना भी मत भूलिएगा कि आप मार्केट्स के बारे में क्या सोचते हैं। क्या मार्केट्स अपना टॉप बना चुका है कि यहाँ से एक आपको बड़ी गिरावट की चांसेस दिखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।